Welcome to Mighty Brain student. We'll be studying about the subject family law. So there are certain instructions which I want you to follow. So firstly, when I will be teaching you about this subject, I want you all to carry your Bear Act so that you can relate to it. Secondly, the subject I want you to write down everything which I'll be explaining it to you so that you have that presence of mind. I think we can start off with the lecture as of now. All right. And also the mode of explanation will be English. So I will be explaining you this subject in both Hindi as well as in English. All right. Okay. So let's start off. Okay. So as you can see my screen, this is family law. Okay. नेक्स्ट जब मैं सब्जेक्ट फैमिली लॉ की बात करती हूँ तो सबसे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए कि हम इसका डेवलपमेंट हुआ कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ऑल राइट. सो विल स्टार्ट अबाउट द सब्जेक्ट. यूजुअली लोग स्टार्ट करते हैं हु इज़ अ हिंदू या हिंदू मैरिज एक्ट से. बट हमें हिंदू मैरिज एक्ट को समझने से पहले समझना पड़ेगा कि हिंदू मैरिज एक्ट से भी पहले या हिंदू कौन है उससे भी पहले कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ. राइट. कि हिंदू लॉ को बनाया किस तरीके से, कहाँ से डिराइव किया गया. Okay, so there are basically two sources when I talk about the subject Hindu law. One is ancient sources, second is modern sources. All right. So when I talk about the subject ancient sources, okay, so ancient sources के अंदर there are four sources: Shruti, Smritis, customs, commentaries and digests. So we'll be studying about them in detail. और अगर मैं modern sources की बात करूँ तो modern sources हैं judicial decisions या precedents. Second है legislation. थर्ड है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस. ऑल राइट. नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके. जैसे कि मैं अभी आपको बता ही रही थी कि एंशिएंट सोर्सेज फोर टाइप्स के हैं. श्रुति. सो जब मैं श्रुति की बात करती हूँ, श्रुति रेफर्स टू श्रू विच मीन्स टू हियर. राइट. सो श्रुति, ओके, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू. ओके. तो श्रुति, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, इट कम्स फ्रॉम द वेदास. क्योंकि हम सब ने, हम वी हैव नेवर हर्ड द गॉड. ऑब्वियसली हमने कभी गॉड को सुना नहीं है. तो जितनी भी हमने वेदास से चीजें सीखी हैं या जितनी भी हमने सुनी सुनाई बातें रही हैं, उस चीज को हम कहते हैं श्रुति. राइट. जो भी सुनी सुनाई बातें हैं. तभी श्रु शब्द का मतलब होता है टू हियर. राइट. सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ श्रुतिज व्हेन आई टॉक अबाउट द टर्म श्रुति. ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा. सो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट स्टिल एक फ्लो बनाने के लिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ. आई थिंक आई वॉन्ट ऑल माई स्टूडेंट्स टू नो एवरीथिंग. ऑल राइट. सो आपको यहाँ पे सिर्फ एक कीवर्ड्स याद करने हैं कि जैसे ही अगर मैं ऋग्वेदा की बात कहूँ तो ऋग्वेदा से तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि ऋग्वेदा मतलब इट इज द ओल्डेस्ट वेदा. ऑल राइट. ओके. सो एज यू कैन सी, I have explained Rig Veda here. So I just like right now I have mentioned it is the oldest origin and consists of hymns and praises of the natural forces. So यहाँ पे आपको ऋग्वेदा के बारे में दो बातें पता होनी चाहिए. That it is the oldest origin और इसमें hymns की बात कही गई है. दूसरा आता है यजुर्वेदा. तो अगर मैं यजुर्वेदा की बात करूँ तो इट कंटेन्स द रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस. ओके. तो ये जो वेदा है इसमें बताया गया है कि क्या क्या रिचुअल्स रहे थे, क्या क्या सैक्रिफाइस जैसे कि बलि देने का हमारे एक ज़माने में कॉन्सेप्ट होता था. कुछ लोग गाय की बलि या जिस चीज़ की भी, आई विल नॉट से इट, बट कुछ लोग दिया करते थे उस टाइम पे और आज भी बहुत लोग सेक्रीफाइस के मामले में मानते हैं. तो वो सारा जो कॉन्सेप्ट है सेक्रीफाइस का, इट इज गिवन अंडर यजुर्वेद. ठीक है. और हाइम्स का मतलब होता है जो भी मंत्र उच्चारण होते हैं. तो ऋग्वेदा की जगह हम बात करते हैं तो एक तो ये ओल्डेस्ट है. दूसरा हम ये समझ में आता है कि जितने भी मंत्र हैं, जैसे कोई भी आप मंत्र लगाइए, वो ज़्यादातर ऋग्वेदा में है. और दूसरा यजुर्वेद टॉक्स अबाउट रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस. Third is your Samveda. Samveda contains your chanted seers. It is also called the Vedas of chants. All right. Okay. So last one is Atharved. So you can remember Samved as Vedas of chants. This one. Okay. Okay. So it is also called as Vedas of chants. Okay. Next is Atharved. It is devoted to magic, spells and incarnation. So जितनी भी मैजिक की बातें या स्पेल्स की बातें हैं वो सारा आप देख सकते हैं अथर्ववेद में. ओके. सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स. ओके. सो अगर मैं स्मृति की बात कर रही हूँ, जैसे कि अभी तक तो हमने जाना श्रुति क्या होती है. श्रुति में हमने सीखा कि वेदा में जो बातें कही हैं या जो सुनी सुनाई बातें हैं, राइट,
वो सब श्रुति में था, और वो श्रुति इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन. ओके, ओल्डेस्ट फॉर्म, राइट, ऑफ वेदा. So when I talk about smriti, that which is remembered, as you can see, that which is remembered. ओके, सो जो भी चीजें हमें याद है वो सारी चीजें आप स्मृति में देख सकते हैं. वाइल श्रुतिस वर डिवाइन रिवेलेशंस, स्मृतिस रिप्रेजेंटेड ह्यूमन रिकलेक्शंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज डिवाइन प्रिंसिपल्स. सो जो भी ह्यूमन रिकलेक्शन, मतलब जितनी भी उन्होंने, जैसे फॉर एग्जाम्पल जितने भी ऋषि थे, ऋषि से सुनी सुनाई बातें जो रही, वो मतलब जितनी भी उन्हें याद हुई, जितनी भी ऋषियों ने जितनी भी बातें रिकलेक्ट करी हैं या अपने उन्होंने याद रखी हैं, उसको हम कहेंगे स्मृतिज. लेकिन जो उन्होंने सुनी सुनाई बातें की बात करें तो वो श्रुतिज में आता है. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्मृतिज. फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्मृति, दिस वन, एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी स्मृतिज. तो हम दो तरीके से इसको बाइफर्केट कर सकते हैं स्मृतिज को. सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऑलराइट, दिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ओके, नेक्स्ट. सो प्राइमरी स्मृतिज में भी हमें दो तरीके की स्मृतिज देखने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं. फर्स्ट वन इज धर्म सूत्रास, सेकेंड वन इज धर्म शास्त्रास. सो जब मैं धर्म सूत्रास की बात करती हूँ, दे आर द रूल्स रिटन इन प्रोज फॉर्म. जबकि मैं धर्म शास्त्रास की बात करती हूँ, सो दे आर इन पोएटिक फॉर्म. ओके, सो डिफरेंस दोनों में ये है, दिस वन इज इन पोएटिक फॉर्म. ओके, दिस वन इज इन पोएटिक फॉर्म एंड दिस वन इज इन रूल्स रिटन इन प्रोज फॉर्म. तो जिसको जैसे हम श्लोक नहीं होते थे, तो जो श्लोक होते थे उसको हम बोल सकते हैं धर्म सूत्रास, लेकिन जो पोएटिक फॉर्म में लिखे गए हैं उनको हम बोलेंगे धर्म शास्त्रास. ओके, नेक्स्ट, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्मृतिज. इतना इन डेप्थ क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, बट स्टिल जस्ट फॉर योर नॉलेज आई हैव एक्सप्लेन टू यू. ओके, सो जब मैं बात करूं मनुस्मृति की, दिस इज मनुस्मृति, ऑलराइट. This is there are three types of smritis: Manusmritis, Yajni मनुस्मृति, यज्ञवाल्क्य स्मृति, नारद स्मृति. ओके, सो जब मैं मनुस्मृति की बात करती हूँ, इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ स्मृति. इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ स्मृति. दिस एज यू कैन सी. ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ स्मृति, ऑलराइट. और जब मैं बात करती हूँ यज्ञवाल्क्य स्मृति की, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली लिबरल है, और नारद स्मृति इज समवट प्रोग्रेसिव. सो देर आर थ्री इंपॉर्टेंट स्मृतिज. फर्स्ट वन इज मनुस्मृति, सेकेंड वन इज यज्ञवाल्क्य स्मृति, थर्ड वन इज नारद स्मृति. एंड डिफरेंस बिटवीन देम इज मनुस्मृति इज द ओल्डेस्ट वन, यज्ञवाल्क्य इज लिटिल लिबरल, और नारद जो है वो थोड़ा प्रोग्रेसिव है यज्ञवाल्क्य से भी ज्यादा. तो जब मैं मनुस्मृति की बात करती हूँ, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल्स स्लाइड में आपके लिए मेंशन करे हैं, इट हाईलाइट्स द कास्ट डिनाइड राइट्स टू वुमेन एंड शूद्रास. तो जितने भी कास्ट सिस्टम थे उसको मनुस्मृति ने बहुत हाईलाइट करा था, और जितने बहुत सारे राइट्स वुमेन्स को डिनाई कर दिए गए थे, और शूद्रास के साथ उनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं था. लेकिन जब हम यज्ञवाल्क्य स्मृति की बात करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं कहूँगे कि सारे राइट्स औरतों को दे दिए गए थे, बट देर वर लिमिटेड राइट्स असाइन टू द विमेन एंड शूद्रास. ओके, और अगर मैं नारदा स्मृति की बात करूं, सो इट रिकॉग्नाइज विडो रीमैरिज. तो नारदा स्मृति ने विडो रीमैरिज को रिकॉग्नाइज करा था. किंग्स लॉ इज सुपीरियर टू स्मृति. अब तक हम ये जानते आ रहे थे मनुस्मृति में कि जो भी भगवान ने जो चीज कही है वही चीज इज द लॉ. ओके, दैट लॉ कम्स फ्रॉम द डिवाइन. जबकि नारदा स्मृति में हाईलाइट किया था कि किंग्स लॉ इज सुपीरियर टू द स्मृति. सो किंग्स लॉ इज सुपीरियर टू द स्मृति, यानी कि लॉ जो है हमें किंग का पालन करना चाहिए, ना कि डिवाइन ह्यूमन बीइंग, डिवाइन का, विच इज गॉड. ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड. दिस वी हैव डन, दिस वी हैव डन. ओके, so now we'll be studying about the subject, sorry, about the topic commentaries. So commentaries क्या होती हैं? So when I talk about the term commentaries, कमेंट्रीज आप कह सकते हैं किसी भी चीज को इन डिटेल डिस्क्राइब करना. अगर मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ तो, ओके, दीज आर गिवन इन डिटेल.
Okay. So, okay. The Smritis, traditionally text on law and ethics, often contained contradictory provisions leading to confusion and uncertainty in society regarding which legal authority to follow. So जैसे कि आप जानते हैं, मैंने अभी आपको चीज़ें समझाई, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मृतिज, तो उसमें कंफ्यूजन होने लगा था कि किस स्मृति को फॉलो करना है, या कोई स्मृति किस तरीके की बात कर रही है और कुछ स्मृति किस तरीके की बात कर रही है। जैसे कि हमने देखा नारदा स्मृति और मनुस्मृति में डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी थी। नारदा वॉज मोर प्रोग्रेसिव, राइट। तो डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए भी हमने कमेंट्रीज की हमें जरूरत पड़ी। ओके, so the object of commentaries was to reconcile differences among smritis, especially on the position of women, shudras, inheritance. So women, shudras या inheritance के बीच में जो भी differences है उसको कंसाइल करने के लिए, उस डिफरेंसेस को हटाने के लिए हमने कमेंट्रीज लिखी गई। ओके, इट इंटरप्रेटेड प्रिंसिपल्स इन ए मैनर कंसिस्टेंट विद सोशल कस्टम्स ऑफ द टाइम। सो इन्होंने इस तरीके से इंटरप्रेट करा चीज़ों को कि जो कि हमारे कस्टम्स को कॉन्ट्रोडिक्ट ना करते हो, and present a consistent and applicable system of law. Okay. So now I will explain it to you what is the difference between commentaries and digest. Okay. So commentaries explain a particular स्मृति text in detail. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि commentaries जो है आपको explain करती हैं, explain a particular smriti in detail. You can see this. It explains a particular smriti or text in detail, right? While digest summarize and reconcile various smritis and commentaries into a single uniform code of principles. So commentaries क्या करती हैं, जैसे कोई भी एक टेक्स्ट है उसको प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करती हैं, लेकिन स्मृति जो डाइजेस्ट है वो क्या करती हैं, वो सारे टेक्स्ट को एक या दो लाइन में ले आती है। तो एग्जैक्ट अपोजिट, राइट। While the commentaries explain everything in detail, and rather the digest what it does summarize and reconcile various smritis, and उन सबको कोडिफाई करके उन सबको उनको एक सिंगल यूनिफॉर्म कोड ऑफ प्रिंसिपल्स में ले आती हैं, राइट। सो द एग्जाम्पल आई हैव मेंशन, सो कमेंट्रीज का एग्जाम्पल है मिताक्षरा कमेंट्री ऑन यजनवार का स्मृति, तो एंड इसका एग्जाम्पल है डाइजेस्ट का दया भागा बाय जिमुत वाहना। ओके, so let's proceed to the next slide. Okay, so before proceeding further I'll be explaining to you what is the difference between daya bhaga and mitakshara. Okay, ठीक है। सो यहाँ पे आपने एग्जाम्पल्स देखा कि मिताक्षरा एक एग्जाम्पल है या दया भागा है। तो दया भागा और मिताक्षरा जो है दो कमेंटेटरीज है, राइट। सो टू प्रोसीड फर्दर, ओके, सो दीज आर द टू कमेंटेटरीज जिसमें आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ कमेंटेटरीज, सो वन इज मिताक्षरा, अनदर वन इज दया भागा। ओके, सो विल बी स्टडिंग अबाउट देम इन डिटेल। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो एक और अगर मैं एंशिएंट सोर्स की बात करूं वो है कस्टम्स, राइट। सो द टर्म कस्टम्स मींस एंटिक्विटी। तो देयर आर सर्टेन एसेंशियल्स ऑफ कस्टम्स। कस्टम्स जो, अगर मैं कस्टम की बात करूं, हर रीति रिवाज को हम कस्टम नहीं मान देंगे। अगर मैं कहूं कि मेरे यहाँ जाने से पहले किसी भी नमक खाना एक कस्टम है, तो वो चीज़ कस्टम नहीं हो जाएगी जस्ट बिकॉज मेरे घर में हो रहा है, राइट। तो कस्टम के लिए देयर आर सर्टेन एसेंशियल थिंग्स जिसको हम कस्टम मानेंगे, राइट। तो कस्टम होने के लिए अ कस्टम मस्ट बी एंशिएंट। सो पहला एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि एक कस्टम जो है सिर्फ एक जनरेशन में नहीं बहुत सालों से चला आना चाहिए। ओके, सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है इट कैन नॉट बी वेग। सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि वो वेग नहीं हो सकता, अनक्लियर नहीं हो सकता, पूरा स्पेसिफिक और शब्द होना चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट होती है कि इट शुड बी रीजनेबल। अनरियलिस्टिक चीज़ों को आप कस्टम नहीं कह सकते, कि मतलब जिसका कोई सेंस और लॉजिक नहीं है। यूनिफॉर्म एंड ऑब्जर्व विदाउट इंटरप्शन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। इट शुड बी ऑब्जर्व विदाउट इंटरप्शन। अब मानिए जैसे मेरे दादाजी एक रिवायत को आप फॉलो करते थे, लेकिन मेरी मम्मी नहीं कर रही है, या उन बीच में वो इंटरप्ट हो गया, तो हम उसको इंटरप्शन की वजह से इसको हम कस्टम नहीं मानेंगे। इट शुड बी फॉलोड फॉर थ्रू आउट द जनरेशंस। ओके, and it should not be against the public policy and law of the land. So it should not be against की law of the land या किसी public policy को violate कर रहा हो which is against the law. Okay, so example पर्दा system, as you can see this lady, so ये भी एक custom रहा है। Okay, so let's
come down to the next topic. Okay. So here we'll study about the modern sources. Okay. So अभी तक हमने एंशियंट पढ़ा एंड देन मॉडर्न सोर्सेज पढ़ा. मॉडर्न सोर्सेज में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मॉडर्न सोर्सेज. फर्स्ट वन इज जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस. ओके, राइट. जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस. इसका मतलब होता है जज जो भी है कुछ डिसीजंस में अपनी कंसाइंस के बेसिस पे, मतलब अपने सिक्स सेंस के बेसिस पे या इक्विटी के बेसिस पे डिसीजंस देते थे. तो उन्हीं डिसीजंस को हमने, या उन्हीं इक्विटी या जस्टिस को हमने हिंदू लॉ में यूज किया गया है, हिंदू लॉ को कोडिफाई करने में यूज किया गया है. सो अभी हम जानेंगे कोडिफाई शब्द का मतलब होता है विच इज रिटन, राइट. ओके, ठीक है. सेकेंडली, प्रेसिडेंट. Okay. First, let me just read this out for you. Used by courts in the absence of specific legal provisions, means applying moral fairness. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना, इक्विटी और जस्टिस, गुड कंसाइंस, इसका मतलब है मॉरल फेयरनेस. कि फेयरनेस और रीजन के बेसिस पे आपने अपनी स्वेच्छा अनुसार उस चीज को अप्लाई करा, राइट. नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट. जुडिशियल डिसीजंस पर्टिकुलरली फ्रॉम सुपीरियर कोर्ट्स. जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है या हाई कोर्ट का डिसीजन है या जो भी कोर्ट्स के डिसीजन है, हमने उन्हें यूज करा है टू कोडिफाई योर हिंदू लॉ. ऑलराइट. लेजिस्लेशन, जितने भी एक्ट्स हैं, तो कुछ एक्ट्स तो ऐसे हैं जो प्री और पोस्ट, इसमें भी अलग अलग आप देख सकते हैं. कुछ प्री इंडिपेंडेंस है, कुछ पोस्ट इंडिपेंडेंस है, राइट. कुछ ऐसे एक्ट जो इंडिपेंडेंस से पहले थे या इंडिपेंडेंस के बाद है, उन एक्ट्स को भी हमने यूज करा है टू कोडिफाई और लॉ. वो भी एक सोर्स रहे हैं. ऐसे ही जुडिशियल डिसीजन, प्रेसिडेंट मतलब प्रीवियस, जुडिशियल डिसीजन मतलब अभी कोई लैंडमार्क जुडिशियल डिसीजन आया. जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि डॉटर्स को भी राइट दिया जाए, राइट, इन इनहेरिटेंस. सो विल स्टडी अबाउट एवरीथिंग. ओके. सो दीज आर सम ऑफ द सोर्सेस. Okay. So one thing I would like to explain it to you. Okay. अगर मैं हिंदू लॉ की बात करूं, क्या हिंदू लॉ शुरू से ही लॉ था? नहीं. सबसे पहले हिंदू लॉ में धर्म का कॉन्सेप्ट था, धर्मा, राइट. धर्मा जो था, उसके धर्मा का मतलब होता है जो भी भगवान के हिसाब से हम गवर्न होते थे. अगर हम हिंदू की बात करें तो हम राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज, जो भी हमने भगवान से चीजें सीखी हैं या हमारे जो भी, मतलब आप कह सकते हैं जो धर्म के अनुसार जो भी हमें राइट्स दिए गए हैं या हमारी राइटियस ड्यूटीज है, जो हमें गॉड कहते हैं कि हमारी ये चीजें हमारा हक है और ये चीजें हमारी ड्यूटी है, हम पहले धर्मा के हिसाब से गवर्न होते थे, राइट. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें लगा कि नहीं, वी नीड टू कोडिफाई इट, राइट. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी रियलाइज वी नीड टू कोडिफाई हिंदू लॉ. हिंदू लॉ, जब मैं कोडिफाई शब्द की बात करती हूँ, इसका मतलब होता है विच इज रिटन. जबकि मुस्लिम लॉ इज स्टिल अनकोडिफाइड, इज स्टिल अनकोडिफाइड, राइट. ओके, विच इज अनरिटन. ओके. सो वेन एवर आई टॉक अबाउट दीज टर्म्स, पहले हमने जाना कि धर्मा से गवर्न थे, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें लगा कि नहीं, वी हैव द नीड टू कोडिफाई आवर लॉ सो एज टू इंश्योर कि चीज़ें क्लियर रहें. ओके. देन उसके बाद हमने समझा सोर्सेज क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ. तो मैं ऐसा नहीं कह सकती सिर्फ मॉडर्न सोर्सेज ही, कि जो भी हमारा अभी प्रेजेंट लॉ है हमने सिर्फ उसके बेसिस पे हमने चीज़ें को कोडिफाई कर लिया. हमने दोनों ही एंशंट, जो पुराने टाइम से हमारे कस्टम्स रहे हैं, प्लस में जो मॉडर्न सोर्सेस है, हमने दोनों को ही यूज करके लॉ हो गया या फिर जजमेंट हुआ,
दोनों को ही यूज करके इसको कोडिफाई करा, राइट। सो ऐसा नहीं कह सकते कि हम एंशंट में हमने सिर्फ कस्टम्स ही हमारे लिए काफ़ी थे, हमने उसी से अपना हिंदू लॉ डिराइव करा, और ना ही हमने मॉडर्न सोर्सेज की बात करी। फिर हमने जाना कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ सोर्सेज: श्रुति, स्मृति, कस्टम्स। श्रुति का मतलब मैंने आपको बताया, विच इज हर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। स्मृतिज जो हम रिमेंबर कर रहे हैं, राइट। कस्टम्स रीजनेबल होना चाहिए, एंशंट होना चाहिए, इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए, राइट। पर्दा सिस्टम वॉज वन ऑफ द एग्जाम्पल।